गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सीए इंटरमीडिएट में कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में। किसके बारे में बेटा? सीए इंटरमीडिएट कॉस्ट अकाउंटिंग। सर, सीए इंटरमीडिएट में हमने सुना था कि एक अकाउंट्स पढ़ते हैं, एक टैक्स पढ़ते हैं, लॉ पढ़ते हैं, ऑडिट पढ़ते हैं। सर, ये कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है और इस कॉस्ट अकाउंटिंग को पढ़ने का पर्पज़ क्या है? तो आज की क्लास में हम बात करेंगे कि बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है और कॉस्टिंग को पढ़ने के पीछे हमारा मेन पर्पस क्या होता है, क्या हम सीखेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। कॉस्ट अकाउंटिंग में बेसिकली बेटा आप एक वर्ड समझ रहे हैं जिसका नाम क्या है? कॉस्ट। वर्ड क्या है? कॉस्ट। एक वर्ड आपने सुना होगा बेटा, एक्सपेंडिचर्स। क्या होते हैं? एक्सपेंडिचर्स। तो फर्स्ट थिंग, आगे बढ़ने से पहले आपको इन दो वर्ड के बीच में डिफरेंस समझना पड़ेगा कि कॉस्ट क्या है और एक्सपेंडिचर क्या है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं बेटा। आप एक बात समझते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट की जब सेलिंग प्राइस निकाली जाती है, किसी भी प्रोडक्ट की जब क्या निकालते हैं? सेलिंग प्राइस निकालते हैं। तो सेलिंग प्राइस का मतलब होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। किसी भी प्रोडक्ट की जब हम सेलिंग प्राइस निकालते हैं तो सेलिंग प्राइस का मतलब होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। बहुत सारी इंडस्ट्रीज के अंदर गवर्नमेंट सेलिंग प्राइस के ऊपर कुछ लिमिट लगाती है। क्या लगाती है? लिमिट, जिसको हम बोलते हैं अपर कैप। अपर कैप लगाती है। अपर कैप का मतलब होता है कि सेलिंग प्राइस आप इससे ज्यादा रख नहीं सकते। अगर आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है तो आप इससे ऊपर सेलिंग प्राइस अपने प्रोडक्ट की रख नहीं सकते। गवर्नमेंट बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लेके आती है। फिर तो वही वाली बात होगी ना बेटा, आपकी जो मर्जी है वो प्राइस आप क्या कर लो, चार्ज कर लो। नहीं सर, प्राइस तो डिमांड एंड सप्लाई से निकलती है, परफेक्ट कंपटीशन। तो परफेक्ट कंपटीशन इज अ मिथ। कोई डिमांड सप्लाई के हिसाब से प्राइस नहीं निकलती है, वो परफेक्ट कंपटीशन में आपने पढ़ा होगा, वो एक मिथ है। रियलिटी ये है कि किसी भी कंपनी को अगर अपने प्रोडक्ट की प्राइस निकालनी है तो प्राइस का मतलब होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अगर किसी भी कंपनी के प्राइस की बात करूं तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज के अंदर गवर्नमेंट के प्राइस को लेके बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। गवर्नमेंट के रेस्ट्रिक्शन ये होते हैं कि आप अपना कितना प्रॉफिट मार्जिन चार्ज कर सकते हो। इस प्रॉफिट को लेके गवर्नमेंट एक मार्जिन सेट करती है कि इससे ऊपर का मार्जिन आप चार्ज नहीं कर सकते। मतलब कि योर प्रॉफिट मार्जिन कैन नेवर बी मोर देन द लिमिट स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट। ये रूल हर इंडस्ट्री में अप्लाई नहीं होता है। मैं आपको क्लियरली कह रहा हूँ, बहुत सी इंडस्ट्रीज में ऐसा होता है कि जहां पर गवर्नमेंट प्राइस को लेके कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाती है कि आपका प्रॉफिट मार्जिन इससे ऊपर होना नहीं चाहिए। अब मुद्दा ये हो गया कि अगर मुझे अपने प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस रखनी है तो सेलिंग प्राइस का मतलब हो गया कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। और गवर्नमेंट ने कह दिया कि आपका प्रॉफिट, लेट एग्जांपल के 25% ऑफ कॉस्ट से ऊपर होना नहीं चाहिए। ये मैंने नहीं कहा, लेट एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि गवर्नमेंट ने कह दिया। या चलो गवर्नमेंट ने नहीं कहा, मैं चाहता हूं कि जिस प्रोडक्ट को मैं बेचूंगा ना, मैं उसकी प्राइस क्या रखूंगा? मिनिमम कॉस्ट प्लस 25% का प्रॉफिट मैं उस पर चार्ज करूंगा। तो अगर मैं चाहता हूं कि किसी प्रोडक्ट की प्राइस निकालूं तो मैं कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करूंगा। और गवर्नमेंट ने अगर कुछ प्रॉफिट्स को लेके अपर कैप सेट कर दिया, अपर कैप का मतलब एक रेस्ट्रिक्शन सेट कर दिया कि इससे ऊपर का प्रॉफिट आप चार्ज नहीं कर सकते हो, तो आपको इस दायरे में रह के ही क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। अब मुद्दा ये हो गया कि सेलिंग प्राइस में प्राइस का मतलब हो गया कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट का मतलब क्या है? सर, कॉस्ट के अंदर क्या सारे के सारे एक्सपेंडिचर शामिल है? जितने भी एक्सपेंडिचर्स लगे हैं क्या वो कॉस्ट का पार्ट है? तो इसका जवाब है बेटा नो। ऑल एक्सपेंडिचर्स कैन नेवर बी पार्ट ऑफ योर कॉस्ट। प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर ऑल एक्सपेंडिचर्स को ऐड किया नहीं जा सकता। तो मैं आपको सबसे फर्स्ट थिंग बता दूं, जितने भी बिजनेस में एक्सपेंडिचर्स होते हैं उनको तीन कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है। एक एक्सपेंडिचर होते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग नेचर के। कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं जिसको हम बोलते हैं इन्वेस्टिंग नेचर के। और कुछ ऐसे होते हैं जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशिंग नेचर के। लेकिन जब प्रोडक्ट की कॉस्ट निकलती है किस पर्पज से? प्राइस निकालने के पर्पज से, तो उसमें केवल और केवल जो ऑपरेटिंग नेचर के आइटम होते हैं वो ही कंसिडर किए जा सकते हैं। मतलब कि अगर मुझे अपने प्रोडक्ट की प्राइस निकालनी है तो इसकी कॉस्ट में क्या ऐड करूंगा? क्या इंटरेस्ट ऐड कर दूं?
नहीं बेटा, इंटरेस्ट है फाइनेंसिंग नेचर का, वो ऐड नहीं हो सकता। केवल और केवल कौन से एक्सपेंडिचर ऐड हो सकते हैं? जो ऑपरेटिंग नेचर के होते हैं। अच्छा, ऑपरेटिंग नेचर में भी दो टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं, एक होते हैं आपके नॉर्मल और एक होते हैं आपके कौन से, एब नॉर्मल। अभी मैं यहाँ पर नॉर्मल एबनॉर्मल का एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे आपका स्टॉक पड़ा है, आग लगने से स्टॉक जल गया, वो लॉस तो है, एक्सपेंडिचर तो है, लेकिन क्या वो नॉर्मल है? नहीं है। केवल और केवल जो ऑपरेटिंग नेचर के होते हैं और जो नॉर्मल होते हैं, ऑपरेटिंग प्लस नॉर्मल, वो ही प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट बनते हैं। और उसमें जितना भी आपको प्रॉफिट मार्जिन चार्ज करना है या गवर्नमेंट की रेस्ट्रिक्शन है, उनको ऐड करके हम क्या निकालते हैं? प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस। तो किसी भी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस का मतलब होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, और कॉस्ट का मतलब होता है नॉर्मल ऑपरेटिंग नेचर के एक्सपेंडिचर्स। कौन से एक्सपेंडिचर? नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स। यहाँ तक फर्स्ट थिंग क्लियर है मेरे हिसाब से आपको? अब सेकंड बात करते हैं। कॉस्ट का मतलब नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर ही कॉस्ट का पार्ट है, और प्रॉफिट जोड़ के हम क्या निकालते हैं? प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस। अब एक मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे एक चीज और बता रहा हूं। मान लीजिए मैं एक न्यू बिजनेस क्या कर रहा हूं, स्टार्ट कर रहा हूं। अगर मैं न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं तो सबसे फर्स्ट थिंग मुझे ये चाहिए कि मैं अपने प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस क्या रखूं। सर अभी आपने बताया था कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। प्रॉब्लम यह है कि मैं नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, मुझे प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस निकालनी है फर्स्ट डे। फर्स्ट डे मुझे अपने प्रोडक्ट की क्या निकालनी है? सेलिंग प्राइस निकालनी है। तो मुद्दा यह है, क्या फर्स्ट डे पे मुझे पता होगा कि मेरे बिजनेस में आने वाले साल में कितने एक्सपेंडिचर्स होंगे, उसमें भी ऑपरेटिंग नेचर के कितने होंगे और उसमें भी नॉर्मल कितने होंगे? क्या मुझे फर्स्ट डे पे ये पता होगा? नहीं पता हो सकता। फर्स्ट डे पे आपको ये नहीं पता है कि फ्यूचर में आपके कितने एक्सपेंडिचर होने वाले हैं। तो कॉस्ट निकालते समय जो कॉस्ट का बेस होता है, क्या होता है बेटा? जो कॉस्ट का बेस होता है, आइदर ये होता है लास्ट ईयर्स के एक्चुअल, या तो मैं लास्ट ईयर के एक्चुअल के बेस पे क्या करूंगा? प्रोडक्ट की कॉस्ट आइडेंटिफाई करके प्रॉफिट जोड़ के सेल प्राइस निकाल लूंगा। या तो किसके बेस पे? लास्ट ईयर के एक्चुअल के बेस पे। और अगर आपका न्यू बिजनेस है, कौन सा बिजनेस है बेटा? अगर आप न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो न्यू बिजनेस के अंदर आपको अपनी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है ना, वो कंप्लीटली क्या करना पड़ेगा? एक एस्टिमेशन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? एस्टिमेशन। अगर मैं अपने प्रोडक्ट की प्राइस निकालना चाहता हूं तो मुझे क्या चाहिए? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अब कॉस्ट कहां से आएगी? या तो मैं बिजनेस कर रहा हूं तो मुझे प्रीवियस ईयर में पता है कि मेरे कितने एक्सपेंडिचर लगे हैं, उनके बेस पे मैं आने वाले ईयर के लिए अपने प्रोडक्ट की प्राइस निकाल सकता हूं। या अगर मैं कंप्लीटली एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं तो मुझे अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को क्या करना पड़ेगा? ये कंप्लीटली फ्रॉम स्क्रैच, जीरो से क्या करना पड़ेगा? एक एस्टिमेशन लगाना पड़ेगा। अब एक नॉर्मल सी बात बेटा मेरे समझने की कोशिश करना, कॉस्ट अकाउंटिंग तो हम पढ़ लेंगे, एक नॉर्मल सी बात समझने की कोशिश करना। किसी भी कंपनी के लिए प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस निकालना कितना जरूरी है? आज अगर मैं प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस निकालता हूं और अगर मैंने प्राइस गलत निकाल दी, जो मेरे प्रोडक्ट की प्राइस है मैंने रॉन्ग कैलकुलेट करके प्रोडक्ट की प्राइस निकाल दी, इसमें क्या प्रॉब्लम होगी? अगर मैंने रॉन्ग प्राइस निकाल के प्रोडक्ट को बेचना स्टार्ट कर दिया तो जब ईयर एंड होगा तो क्या मुझे प्रॉफिट होगा? नहीं होगा, क्योंकि आपके प्रोडक्ट की प्राइस ही क्या थी? रॉन्ग थी। अच्छा, रॉन्ग में भी प्राइस दो प्रकार की होती है। एक होती है ओवर प्राइस्ड, जितनी मेरी कॉस्ट थी नहीं उससे ज्यादा मैंने प्रोडक्ट की प्राइस निकाल दी, प्रॉफिट मैंने ज्यादा जोड़ दिए, मेरी कॉस्ट का एस्टिमेशन टोटली रॉन्ग था और प्रोडक्ट की प्राइस ओवर प्राइस्ड हो गई। सर ओवर प्राइस में तो बढ़िया है ना सर? देखो बेटा, ओवर प्राइस में ये प्रॉब्लम होगी कि आपके प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस हाई है और हाई प्राइस होने से प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। और अंडर प्राइस में ये प्रॉब्लम है कि आपने प्राइस कम चार्ज की तो ईयर एंड में होते होते आपको क्या हो गया? लॉस हो गया। तो एक परफेक्ट प्राइस निकालना बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम हमारे प्रोडक्ट की एक परफेक्ट प्राइस निकालें। लेकिन आपको एक बात पता है, जब एस्टिमेशन के बेस पे निकाल रहे हैं तो परफेक्शन 100% परफेक्शन पॉसिबल नहीं है, लेकिन वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम हमारे प्रोडक्ट की एक जेन्युइन प्राइस निकाल लें जिसमें हम हमारी एक्चुअल कॉस्ट जो लगने वाली है और प्लस एक रीजनेबल प्रॉफिट मार्जिन जोड़ के उस प्रोडक्ट को मार्केट में बेच सके। अब एक बात बताइए बेटा कि अगर मैं नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं तो मेरे पास में पास्ट ईयर का डेटा नहीं है और मैं बिजनेस जब स्टार्ट कर रहा हूं तो क्या मैं कस्टमर को ये बोल दूंगा कि ये प्रोडक्ट है आप ले जाओ,
साल के एंड में हम क्या करेंगे, हमारी कॉस्ट निकाल के प्रॉफिट जोड़ के हम आपको प्राइस बता देंगे। तो ईयर एंड में मैं कस्टमर कैसे बोलूंगा कि मेरे प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, वो तो मुझे आज ही क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो जब मैंने बिजनेस को इनॉग्रेट किया तो मुझे फर्स्ट डे प्रोडक्ट की प्राइस निकालनी है और उसी प्राइस के बेस पे मैं साल भर क्या करूंगा, गुड्स को बेचूंगा। और ईयर एंड में जब अपना मैं ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनाऊंगा तब मुझे आइडेंटिफाई हो जाएगा कि वो मेरी जो प्राइस मैंने निकाली थी वो सही थी या नहीं थी। प्रॉफिट हो गया तो सही थी, लॉस हो गया तो मतलब प्राइस आपकी कहीं ना कहीं गलत थी। तो आपने बिजनेस स्टडीज जब क्लास 12 में पढ़ा था तो आपने फर्स्ट थिंग जो पढ़ी थी वो थी प्लानिंग। क्या थी? प्लानिंग। वो जो आपने पढ़ा था प्लानिंग का थ्योरेटिकल पोर्शन था, और ये जो हम पढ़ने वाले हैं ना पूरा का पूरा कॉस्ट अकाउंटिंग एंड जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो आपका आएगा, ये प्योरली 100% प्लानिंग ही है और उस प्लानिंग का प्रैक्टिकल पोर्शन है। जो आपने पढ़ा था वो प्लानिंग का थ्योरेटिकल पार्ट था और ये जो आप पढ़ रहे हो ये प्लानिंग का प्रैक्टिकल पार्ट है। तो बिजनेस की फर्स्ट प्लानिंग क्या होती है? बिजनेस की हमेशा फर्स्ट प्लानिंग ये होती है कि हमें हमारे प्रोडक्ट की प्राइस क्या रखनी है। तो प्राइस क्या होती है, प्राइस कैसे निकाली जाती है, जिसके बारे में हमने एक बेसिक ओवरव्यू लिया। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। सर हमने सुना था कि हमारे प्रोडक्ट की जो प्राइस होती है ना वो तो कॉम्पिटिटर के हिसाब से हम निकाल लेते हैं। कॉम्पिटिटर की प्राइस क्या है उसके हिसाब से हम हमारे प्रोडक्ट की प्राइस निकाल लेंगे। तो बेटा मैं आपको एक बात क्लियरली बता दूं, कंपटीशन नाम की कोई चीज नहीं होती है। अगर मैं ये फोन लेके बैठा हूँ, मेरे हाथ में एक ओप्पो का फोन है, तो ओप्पो का कॉम्पिटिटर आप किसको मानते हो? सैमसंग को, वीवो को, किसको मानते हो? हर कंपनी का प्रोडक्ट अलग है, हर कंपनी के प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ एडिशनल फीचर है। तो क्या कॉम्पिटिटर के हिसाब से प्राइस निकालना पॉसिबल है? आप देखते हैं मार्केट में बहुत सारे एसी आते हैं। एक एसी आता है ओ जनरल का और एक एसी आता है हायर का। ओ जनरल की जो रेट आती है वो 70-80 थाउजेंड के आसपास। हायर में आपको 70-80 थाउजेंड में आपको 2 से 3 एसी मिल जाएंगे। किसने प्रोडक्ट की प्राइस को कंप्यूटर के बेस पे निकाला? कोई प्रोडक्ट की प्राइस कंप्यूटर के बेस में नहीं निकलती है, आपको अपनी कॉस्ट आइडेंटिफाई करनी पड़ती है। कंप्यूटर मान लो सस्ते में बेच रहा है तो क्या आप सस्ते में बेच दोगे? एटलीस्ट अपनी कॉस्ट तो आइडेंटिफाई करोगे ना कि मेरी कॉस्ट कितनी आ रही है, और मैं अपनी कॉस्ट तो एटलीस्ट निकालूंगा ना। हाँ, एक्चुअल के बेस पे कॉस्ट निकालना पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक्चुअल पता लगता है ईयर एंड होने के बाद। तो यहाँ पर जो मुझे कॉस्ट निकालनी है वो निकालनी है ईयर के बिगिनिंग में, एक एस्टिमेशन लेके चलना पड़ेगा। अब उस एस्टिमेशन को कैसे लेते हैं, कैसे हम हमारे प्रोडक्ट की प्राइस निकालते हैं, इसके बारे में हम स्टार्ट करेंगे अब एक छोटे मोटे एग्जांपल्स के थ्रू। सबसे फर्स्ट थिंग, जितने भी मेरे एक्सपेंडिचर नेक्स्ट ईयर में लगने वाले हैं उसका मैंने क्या किया, प्रिडिक्शन ले लिया। प्रिडिक्शन का मतलब एक एस्टिमेशन ले लिया कि नेक्स्ट ईयर में मेरे कितने एक्सपेंडिचर लगने वाले हैं। जब आप एक्सपेंडिचर केवल कौन से वाले, ऑपरेटिंग नेचर के और नॉर्मल, उनका जब प्रिडिक्शन निकालते हैं ना तो वहां पर दो टाइप के एक्सपेंडिचर निकल के आते हैं। एक होते हैं फिक्स्ड, एक होते हैं वेरिएबल। मैंने एक प्रिडिक्शन ले लिया कि नेक्स्ट ईयर में जो मेरा प्रोडक्ट मैं बनाने वाला हूं ना, उसको बनाने में जो वेरिएबल एक्सपेंडिचर होंगे वो होंगे 20 रुपीज पर यूनिट के। ये मेरा एक सिंपल सा मैंने एक एस्टिमेशन ले लिया कि इस प्रोडक्ट को बनाने में मेरा कितना मटेरियल लग जाएगा, इस प्रोडक्ट को बनाने में मेरा कितना लेबर लगेगा, कितने मेरे इस प्रोडक्ट को बनाने में एक्सपेंडिचर्स आएंगे। इन सब का मैंने एक बेसिक प्रिडिक्शन ले लिया कि हाँ 20 रुपीज का पर पीस मेरा क्या आएगा, वेरिएबल आएगा। फिक्स्ड कॉस्ट का मैंने एस्टिमेशन लिया है कि मोटा मोटा 50 लाख रुपए की मेरी क्या होगी, फिक्स्ड कॉस्ट लगने वाली है और अपकमिंग ईयर। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे आता है कि मैं अपने प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस क्या रखूं अगर मैं चाहता हूं कि मिनिमम मुझे 25% का प्रॉफिट हो जाए ऑन कॉस्ट। ऑन कॉस्ट मैं चाहता हूं कि मुझे 25% का मिनिमम प्रॉफिट हो जाए। उसके ऊपर में अगर बिकेगा तो बेच देंगे ना। एटलीस्ट मैं एक मिनिमम प्राइस तो निकालूंगा ना कि इससे कम पे नहीं बेचूंगा। इससे ऊपर पे अगर मुझे कस्टमर मिलता है, इससे ऊपर पे अगर मुझे प्राइस मिल सकती है मार्केट में, मैं बेच दूंगा। लेकिन एटलीस्ट ये मेरा मिनिमम प्राइस है कि यार इतना तो मुझे मिनिमम चार्ज करना ही करना है फॉर द सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस। तो मैं प्राइस क्या रखूं? प्राइस का मतलब होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्लस 25% जोड़ देंगे। अब कॉस्ट का मतलब क्या है, कुछ खर्चे होते हैं वेरिएबल, कुछ खर्चे होते हैं फिक्स्ड। तो बताइए, वेरिएबल तो मुझे पता है मेरा 20 रुपीज है पर नेट, और फिक्स्ड कितना है मेरा, 50 लाख रुपए। क्या मैं पूरा ऐड कर दूं 50 लाख? तो जब मैं सेलिंग प्राइस की बात करता हूं, सेलिंग प्राइस हमेशा होती है पर यूनिट। तो मैं अपने प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस क्या रखूं, वेरिएबल प्लस फिक्स्ड। वेरिएबल मेरे 20 रुपीज है, फिक्स्ड मेरे 50 रुपीज है।
50 लाख है, तो मैं अपने प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस क्या निकालूं, 50 लाख 20 रुपीज, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो मैं अपने प्रोडक्ट की प्राइस निकालने के लिए एक एस्टिमेशन लगाता हूं कि मेरे फिक्स्ड एक्सपेंडिचर कितने होंगे और मेरे वेरिएबल एक्सपेंडिचर कितने होंगे, और एक मुझे एस्टिमेशन और लगाना पड़ेगा, वो लगाना पड़ेगा किसका, यूनिट्स का, कि कितने यूनिट्स हमें नेक्स्ट ईयर में प्रोड्यूस करनी है, उसका एक एस्टिमेशन लगाना पड़ेगा कि अगर 50 लाख का एक्सपेंडिचर होगा फिक्स्ड में, तो नेक्स्ट ईयर में हम कितनी यूनिट्स क्या कर पाएंगे, प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो कितनी यूनिट नेक्स्ट ईयर में प्रोड्यूस होगी, उसका हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक बेसिक एस्टिमेशन। मान लीजिए मैंने एस्टिमेशन लगा लिया कि नेक्स्ट ईयर में हम 10 लाख यूनिट्स क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। तो बताइए मेरी सेलिंग प्राइस कितनी होगी बेटा, वेरिएबल में 20 रुपीज, फिक्स में 50 लाख का एक्सपेंडिचर है 10 लाख यूनिट्स पर, तो पर यूनिट हो गया ये 5 रुपीज। तो मेरे प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 25। तो मेरी कॉस्ट हो गई, प्लस मुझे क्या चाहिए, 25% का प्रॉफिट चाहिए। तो इसमें मैं 25 रुपीज में 25% का मेरा प्रॉफिट जोड़ दूंगा, तो ये निकल के आ जाएगी मेरी क्या, सेलिंग प्राइस। तो सेल प्राइस निकलती है ईयर के बिगिनिंग में। एक्चुअल अगर लास्ट ईयर के डेटा है तो एक्चुअल डेटा के बेस पे हम नेक्स्ट ईयर की सेलिंग प्राइस निकालते हैं, और अगर हमने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया है तो वहां पर सेलिंग प्राइस निकालने के लिए कंप्लीटली आपको एक एस्टिमेशन लगाना पड़ेगा। एस्टिमेशंस कैन नेवर बी परफेक्ट, लेकिन हाँ हम कोशिश करते हैं कि जितने एक्यूरेट एस्टिमेशन लगाए जा सके उतने एक्यूरेट एस्टिमेशन के थ्रू मुझे अपने प्रोडक्ट की क्या करनी है, सेलिंग प्राइस निकालनी है। तो बच्चों मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस निकालने का मतलब होता है कॉस्ट प्लस कितना रिक्वायर्ड प्रॉफिट आपको चाहिए। कई बार इससे हम जो प्राइस निकालते हैं ये होती है मिनिमम सेलिंग प्राइस, इससे ऊपर की रेट पे भी अगर माल को बेचा जा सकता है, गुड्स सोल्ड हो सकते हैं, तो हम हाई रेट पे बेच देंगे, लेकिन इससे कम पे हम नहीं बेचते। और कई बार ये मिनिमम सेलिंग प्राइस ना होकर मैक्सिमम सेलिंग प्राइस हो जाती है। अगर जो प्रॉफिट हम ऐड कर रहे हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट ने कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, कि गवर्नमेंट ने बोल दिया कि आपका प्राइस कैप 30% प्रॉफिट से ऊपर नहीं जाएगा, तो मतलब कि 30% से ऊपर मैं प्रॉफिट चार्ज नहीं कर पाऊंगा। तो कॉस्ट का मतलब हो गया क्या बेटा, नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स, और प्रॉफिट में जितना आपको मिनिमम प्रॉफिट चाहिए हम वो जोड़ लेते हैं जो मिनिमम रिक्वायर्ड है, या अगर गवर्नमेंट ने कोई मैक्सिमम लिमिट अगर इम्पोज्ड कर रखी है तो हम वो ऐड कर लेते हैं कि गवर्नमेंट ने कितनी मैक्सिमम लिमिट क्या कर रखी है, इम्पोज कर रखी है, उसके हिसाब से हम प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। और निकालने के लिए हमने कहा था कि एक हम लेते हैं वेरिएबल एक्सपेंडिचर, एक हम लेते हैं फिक्स्ड एक्सपेंडिचर, और ये दोनों जो मुझे चाहिए ना, ये चाहिए पर यूनिट, क्या चाहिए, पर यूनिट। और इसमें मैं अपना प्रॉफिट का मार्जिन क्या कर देता हूं, ऐड कर देता हूं, तो मेरी निकल के आती है प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने एक एस्टिमेशन लगाया कि मेरी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो होगी 50 रुपीज पर यूनिट की, ये मेरा एक एस्टिमेशन है। और बहुत मेहनत करके हमने इस एस्टिमेशन को प्रेडिक्ट किया कि हाँ कितनी वेरिएबल कॉस्ट हमारी लगेगी। एक हमने एस्टिमेशन लगाया कि हमारी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी होगी, हमने एस्टिमेशन लगाया कि फिक्स्ड कॉस्ट होगी हमारी 50 रुपीज पर यूनिट। ये हमने कैसे एस्टिमेशन लगाया था, हमने एस्टिमेशन लगाया था कि हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होगी 50 लाख की, और टोटल जो यूनिट्स हम बेचेंगे वो होंगे 1 लाख। 1 लाख यूनिट होगी, 50 लाख का एक्सपेंडिचर हो गया, तो पर पीस मेरी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी होगी, 50 रुपीज की होगी। तो मेरी कॉस्ट कितनी होगी बेटा, 100 रुपीज। तो मैं इसमें अपने प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या ऐड कर दूंगा, अपना प्रॉफिट। लेट एग्जांपल मेरा प्रॉफिट मार्जिन 50% है, तो मैंने अपने प्रोडक्ट की जो सेलिंग प्राइस है वो 150 क्या कर दी बेटा, फिक्स कर दी, कि आज से हम जो भी प्रोडक्ट बेचेंगे वो कितने में बेचेंगे, 150 के हिसाब से क्या करेंगे, मार्केट में सेल करेंगे। ये हमने प्रिडिक्शन लगाया और हमने बेच दिया। एक बात बताइए बेटा, मान लीजिए इफ एट एंड ऑफ ईयर, एट द एंड ऑफ ईयर मान लीजिए कि आपने 90,000 यूनिट्स क्या की, सोल्ड की, लेकिन सर हमारा एस्टिमेशन तो 1 लाख था। अरे वो 1 लाख तो हमारा एस्टिमेशन था ना बेटा, बेची हमने कितनी, 90,000। तो जब मैंने 90,000 यूनिट बेची तो 90,000 यूनिट पे
मैंने कस्टमर से क्या क्या लिया, इस 90,000 यूनिट पे मैंने कस्टमर से वेरिएबल कितना चार्ज किया बेटा, 90,000 मल्टीप्लाई बाय 50। इस पे मैंने कस्टमर से फिक्स कितना चार्ज किया, चार्ज करने को हम यहाँ बोलते हैं एब्जॉर्ब करना। क्या करना बेटा, एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब का मतलब वसूल करना। जब हमने हमारे प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस निकाली तो हमने वेरिएबल 50 लिया था, फिक्स भी 50 लिया था पर पीस। अगर मैंने 90,000 पीस ही बेचे तो मैं 90,000 पीस बेच बेच के कस्टमर से वेरिएबल कितना चार्ज किया, 90,000 मल्टीप्लाई बाय 50। मैंने फिक्स्ड कॉस्ट का चार्ज किया 90,000 मल्टीप्लाई बाय 50। मतलब कि ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है मैंने कस्टमर से चार्ज किया है 45 लाख। 45 लाख की फिक्स्ड कॉस्ट मेरी कस्टमर से एब्जॉर्ब हुई है। तो बेटा यहाँ पर हमारे जो फिक्स्ड कॉस्ट है, हमने कहा था कि एक पीस पे वेरिएबल 50 कस्टमर से चार्ज करेंगे, एक पीस पे फिक्स हम कस्टमर से 50 रुपीज चार्ज करेंगे। तो 90,000 यूनिट पर 50 के हिसाब से मैं 45 लाख रुपीज कस्टमर से क्या कर चुका हूँ, चार्ज फ्रॉम कस्टमर। मैं ये कस्टमर से पैसा वसूल कर चुका हूँ। लेकिन जब एट एंड ऑफ ईयर होगा, एंड ऑफ ईयर होगा, जब मैं अपना ट्रेडिंग P&L बनाऊंगा, जब यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट आएंगे, जितने भी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है जो वो यहाँ पर आएंगे, मेरे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ आएंगे, वो कितने आएंगे सर, वो तो कितने भी आ सकते हैं। नहीं सर, आपने कहा था ना कि हमारी फिक्स्ड कॉस्ट 50 लाख। मैंने कहा था कि हमने एस्टिमेशन लगाया कि फिक्स्ड कॉस्ट हमारी 50 लाख होगी। ये मेरा केवल और केवल क्या था, एस्टिमेशन था, प्रिडिक्शन था। लेकिन जब एट द एंड ऑफ ईयर हम पहुंचे तो यहाँ हमारी फिक्स्ड कॉस्ट लग गई, लेट एग्जाम्पल 52 लाख रुपीज। वो तो हमारा प्रिडिक्शन था कि फिक्स्ड कॉस्ट हमारी कितनी होगी, 50 लाख की प्रिडिक्शन होगी, जिसके बेस पे हमने कस्टमर से एक पीस पे कितने रुपए चार्ज किए थे बेटा, 50 रुपीज। तो मैंने 90,000 बेच बेच के 45 लाख कस्टमर से क्या किए, चार्ज किए, जिसको हम बोलते हैं एब्जॉर्ब किए हैं। क्या किए, एब्जॉर्ब। और जब एट द एंड ऑफ ईयर मैंने अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया तो यहाँ मेरे फिक्स्ड कॉस्ट लगे कितने, 52 लैक्स। इसको हम बोलते हैं इनकर्ड। क्या बोलते हैं बेटा, इनकर्ड। लगे कितने, 52 लैक्स। और मैंने कस्टमर से चार्ज कितने किए, 45 लाख। तो बैठे बैठे क्या हुआ, 7 लाख रुपीज ना चाहते हुए भी मुझे क्या हो गया, लॉस हो गया। तो लॉस कहाँ हुआ है, अरे लॉस ही तो हुआ है। जो मैंने प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस निकाली थी उसमें मैंने कस्टमर से फिक्स्ड कॉस्ट के नाम पे कितने एब्जॉर्ब किए, कितने वसूल किए, कितने चार्ज किए, 45 लाख। और मैंने जब माल बेचा है, बनाया है, तो एक्चुअल जो खर्चे लगे हैं साल के एंड में फिक्स्ड कॉस्ट पे, वो लगे हैं 52 लैक्स। तो आप यही देख लो कि लग रहे हैं 52 लाख और कस्टमर से आपने चार्ज कितना किया है, 7 लाख चार्ज किया। तो आपने 45 लाख चार्ज किया तो 7 लाख का तो आपका लॉस हो ही गया। इस तरीके से आपको एक बात समझ में आएगी कि कॉस्ट अकाउंटिंग में प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम जिन कॉस्ट का एस्टिमेशन लेते हैं, अगर ये जो क्वांटिटी का एस्टिमेशन लिया या जो हमने कॉस्ट का एस्टिमेशन लिया, अगर ये थोड़ा सा भी क्या हो गया बेटा, अगर ऊपर नीचे हो गया, खराब हो गया, गलत निकल गया प्रिडिक्शन, तो कंपनी को ना चाहते हुए भी बैठे बैठे क्या हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे। और अगर इसी को मैं अगर हल्का सा चेंज कर दूं कि एट द एंड अगर मान लो मैंने कितनी यूनिट्स सोल्ड की, मैं कहता हूं कि मान लीजिए मैंने 1,20,000 यूनिट्स क्या की, सोल्ड की, तो बताइए मैंने कस्टमर से फिक्स्ड कॉस्ट कितनी एब्जॉर्ब कर ली। एब्जॉर्ब का मतलब मैं कस्टमर से फिक्स्ड कॉस्ट क्या चार्ज कर रहा हूँ, वेरिएबल 50 चार्ज कर रहा हूँ पर पीस, फिक्स्ड के भी मैं 50 रुपीज चार्ज कर रहा हूँ पर पीस। तो मैंने 50 के हिसाब से 1,20,000 यूनिट पर मैंने 60 लाख रुपीज कस्टमर से क्या कर लिए, एब्जॉर्ब कर लिए। और जब मैंने साल के एंड में अपना बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वहां पर जितने फिक्स्ड कॉस्ट आ रहे हैं कितने आएंगे सर, 50 लाख आएंगे। 50 लाख तो हमारे ईयर के बिगिनिंग का एस्टिमेशन था। हो सकता है कि मेरे फिक्स्ड कॉस्ट लगे 55 लाख। तो जब आपने 60 लाख रुपीस कस्टमर से चार्ज कर लिए, लगे कितने हैं, 55 लाख, तो मुझे बैठे बैठे क्या हो गया, 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो ये जब 7 लाख का लॉस हुआ था, इसको हम बोलते हैं अंडर एब्जॉर्ब्ड। क्या बोलते हैं, अंडर एब्जॉर्ब्ड। कि हम कस्टमर से पैसा कम वसूल कर पाए। और जब हमने ज्यादा वसूल कर लिया फिक्स्ड कॉस्ट का, तो इसको हम बोलते हैं ओवर एब्जॉर्ब्ड। कि हमने फिक्स्ड कॉस्ट एब्जॉर्ब किए हैं 60 लैक्स, लगे कितने, 55 लाख, तो हमें 5 लाख का बैठे बैठे क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। सर एक बात बताइए, जब हमने 1,20,000 बेचे तो हम ज्यादा एब्जॉर्ब क्यों कर लिया कस्टमर से, ये तो सर गलत है ना। अरे गलत क्या है, वो तो मैं प्रिडिक्शन के बेस पे लेके चल रहा हूँ 50 रुपीज।
और प्रिडिक्शन के हिसाब से मैं क्वांटिटी का बेस लेके चला था 1,20,000 हो गया तो ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा, और यही अगर 1,20,000 ना होके 90,000 हुआ तो अंडर एब्जॉर्ब हो जाएगा। बिजनेस इज फुल ऑफ रिस्क, इसलिए कहते हैं बिजनेस में रिस्क है कि जो प्रिडिक्शन का बेस आपने लिया था, हो सकता है कि जब पैसा आप कस्टमर से चार्ज करो तो ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाए, या हो सकता है जब पैसा आप कस्टमर से चार्ज करो वो अंडर एब्जॉर्ब हो जाए। तो यहाँ पर बेसिकली हमने आज की क्लास में ये देखा कि कॉस्ट अकाउंटिंग को पढ़ने का पर्पस क्या है। प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस निकालना, और सेलिंग प्राइस का मतलब होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। आज तुम प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस कब निकालते हो? बिगिनिंग ऑफ द ईयर निकालते हो, या साल भर माल बेचने के बाद एंड में कस्टमर को फोन करते हो कि भाई साहब आ जाओ, अब हमें हमारी कॉस्ट पता लग चुकी है, अब हमें पता है हमारी एक्चुअल कॉस्ट कितनी है। वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना कि मैं ईयर एंड में कस्टमर को बोल रहा हूँ कि आ जाइए, अब हमें पैसा दे जाइए। वो तो मुझे सेल प्राइस तो फर्स्ट डे से निकालनी पड़ेगी। फर्स्ट डे से मैं अपने प्रोडक्ट को बेचना क्या करूंगा, स्टार्ट करूंगा, कस्टमर से वेरिएबल कॉस्ट, कस्टमर से फिक्स्ड कॉस्ट, कस्टमर से प्रॉफिट क्या करूंगा, चार्ज करूंगा। वो तो ज्यादा हमने कस्टमर से चार्ज किया या कम चार्ज हो पाया, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, वो तो एट द एंड ऑफ द ईयर क्या होगा पता लगेगा। इसलिए कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी बिजनेस के लिए, क्योंकि रॉन्ग सेलिंग प्राइस निकाल के कंपनी ने फर्स्ट डे से ही अपनी कब्र खोदनी क्या कर दी है, स्टार्ट कर दी है। यही होता है। और क्या होता है कि अगर आपने फिक्स्ड कॉस्ट का एस्टिमेशन गलत निकाल लिया, यूनिट का एस्टिमेशन गलत निकाल लिया, तो आपने फर्स्ट डे से ही क्या किया, अपने आप को नुकसान में डालने के लिए पूरा का पूरा गड्ढा क्या कर लिया है, खोद लिया है, और खुद ही उस गड्ढे में कूद रहे हो। तो ये प्रिडिक्शंस लगाना और बहुत ही एक्यूरेट प्रिडिक्शन लगाना बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी हो जाता है। अब छोटी सी बात कर लेते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं, सर ये वेरिएबल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, और सर ये फिक्स्ड एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। वेरिएबल एक्सपेंडिचर का आपने ग्राफ बनाया होगा बेटा फाउंडेशन में। मैं फाउंडेशन वाले ग्राफ को नहीं बना रहा हूँ, मैं एक नॉर्मल ग्राफ को बना रहा हूँ कि ये होते हैं आपके वेरिएबल एक्सपेंडिचर। जैसे जैसे क्वांटिटी आपकी इंक्रीज होगी, आपकी वेरिएबल कॉस्ट टोटलिटी में, किसमें, टोटलिटी में वेरिएबल कॉस्ट क्या होती रहेगी, हमेशा इंक्रीज होती रहेगी। जैसे कि एक यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपीज है, मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 10 रुपीज पर यूनिट है। तो बताइए अगर मैं 1000 यूनिट बनाऊंगा तो वेरिएबल कॉस्ट होगी मेरी 10,000, और अगर मैं 1 लाख यूनिट बनाऊंगा तो मेरी कॉस्ट कितनी होगी, 10 लाख रुपीज होगी। इसी जगह पर अगर मैं फिक्स्ड कॉस्ट की बात करूं तो ये होता है हमारा फिक्स्ड कॉस्ट का डायग्राम। ये है मेरी फिक्स्ड कॉस्ट। मेरी क्वांटिटी भले ही कितनी ही रहे, मेरी फिक्स्ड कॉस्ट क्या रहेगी बेटा, कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी, कांस्टेंट। मतलब कि मेरी फिक्स्ड कॉस्ट अगर 50 लाख रुपीज है, अगर मैं 1000 यूनिट भी बनाऊंगा तो भी फिक्स्ड कॉस्ट मेरी 50 लाख रहेगी, और अगर मैं 10 लाख यूनिट बनाऊंगा तो भी मेरी फिक्स्ड कॉस्ट क्या रहेगी, 50 लाख ही रहेगी। क्लियर है। इसी कंसेप्ट को आपने बचपन में सीखा होगा। तो हमने बचपन में आपने एक बात सीखी होगी कि फिक्स्ड कॉस्ट तो मेरी 50 लाख ही रहने वाली है। अगर मैं 1 लाख यूनिट बनाऊंगा तो मेरी फिक्स्ड कॉस्ट होगी 50 रुपीज पर यूनिट, और यही अगर मैं 50 लाख की फिक्स्ड कॉस्ट अगर मैं 10 लाख यूनिट बनाऊंगा तो मेरी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 5 रुपीज पर यूनिट हो जाएगी। ये बचपन में शायद तक आपने सीखा होगा। इसी कंसेप्ट को बोलते हैं इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। की जैसे से प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, फिक्स्ड कॉस्ट जो टोटलिटी में कांस्टेंट है, लेकिन पर पीस वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये वेरिएबल कॉस्ट थी, और ये आपकी थी कौन सी, फिक्स्ड कॉस्ट। एक सेमी वेरिएबल भी होती है जो हम लोग आगे आने वाली क्लासेस में बात करेंगे कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है। इस चैप्टर में, अभी चैप्टर तो हमने स्टार्ट ही नहीं किया, इस क्लास में मैंने आपको केवल और केवल एक बेसिक फंडामेंटल आइडिया दिया है कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है। और कॉस्ट अकाउंटिंग में सर हमें कौन कौन से चैप्टर वाइज पढ़ना है। तो चैप्टर वाइज तो बेटा हमारे पास में बहुत सारे हैं। एक आएगा हमारे पास मटेरियल कॉस्टिंग, एक हमारे पास में आएगा लेबर कॉस्टिंग। मटेरियल कॉस्टिंग में हम मटेरियल के बारे में बात करेंगे, लेबर कॉस्टिंग में हम लेबर के बारे में बात करेंगे। एक चैप्टर आएगा आपका ओवरहेड, एक चैप्टर आएगा आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है, आप लोगों ने ना प्लानिंग वाला कंसेप्ट पढ़ा होगा ना बीएस के अंदर। लास्ट में आता है कंट्रोलिंग, आता है ना बीएस के अंदर, प्लानिंग याद है ना आपको, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डाइटिंग, लास्ट में क्या आता है, एक कंट्रोलिंग आता है, याद है आपको। तो वो कंट्रोलिंग जो आपने पढ़ा था वो थ्योरेटिकल पार्ट था। ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है, उसका कंट्रोलिंग का प्रैक्टिकल पार्ट है। एक आएगा आपके पास में कौन सा बेटा, मार्जिनल कॉस्टिंग। जो आपने बीएस में प्लानिंग पढ़ा था ना, प्लानिंग,
वो प्लानिंग जो थ्योरेटिकल था, ये प्लानिंग का प्योर प्रैक्टिकल टॉपिक आएगा, प्लानिंग का मार्जिनल कॉस्टिंग। तो ये चैप्टर वाइज बेटा बहुत सारे चैप्टर आएंगे आपके सिलेबस में, लेकिन हाँ ये चैप्टर जितने भी हैं उन सबका ओवरऑल वेटेज 8 to 10 मार्क्स का रहता है। मतलब कि हर चैप्टर हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। आप ये नहीं बोल सकते हो कि ये चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्या है, कम है, नहीं। हर चैप्टर की जो वेटेज है वो 8 to 10 मार्क्स है। ये तो मैंने आपको बेसिकली 5 चैप्टर बताए हैं, जो हम स्टार्टिंग में जो 5 चैप्टर करेंगे सीरियल वाइज, ये तो वो हैं। और भी चैप्टर आएंगे, और भी वीडियोस आपको मिलती रहेगी। आप बस वीडियोस को घर पे देखें, आराम से देखें, समझें, और जितने भी डाउट आपके आए हाथों हाथ मुझे क्या कर दें, व्हाट्सएप कर दें, या मेल पे, ईमेल पे आप मुझे अपना क्वेरी भेज दें। थैंक यू बच्चों, टाटा बाय बाय।